हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के, 5 क्वेश्चन हिंदी के और बाकी बचे वो आपके जीके क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद आपका स्कोर 30 में से कितना हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब की तरह नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो दोस्तों इसलिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना जरूरी है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता दोस्तों आप चैनल पर आकर तब भी आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज हमारी हर रोज आती है। ये जो स्क्रीन पर प्रश्न है इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हर रोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बात करेंगे जो कल का प्रश्न था उसकी। प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस नदी बेसिन में पाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है टॉन्स, कोसी, यमुना या फिर भागीरथी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस नदी बेसिन में पाया जाता है। अब बात करते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का प्रश्न था, मां गर्जिया मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो लगभग सभी ने कोसी नदी, मां गर्जिया मंदिर रामनगर, कोसी नदी, लगभग सभी ने उसका सही उत्तर दिया है। तो इसका भी सही जवाब जो आज का प्रश्न है इसका सही जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में इस तरह से बताना है। मां गर्जिया मंदिर कोसी नदी के तट पर है। इसका सही उत्तर जो कल का प्रश्न था वो ये है। अब बात करते हैं जो आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। दोस्तों, ये है आज हमारा पहला प्रश्न। आज आपको पहले उत्तराखंड नहीं, आज पहले हिंदी देखने को मिलेगी, इसके बाद आएगा उत्तराखंड, इसके बाद उत्तराखंड आएगी। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त। पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि चंद्रगुप्त किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है। ये सिलेबस में भी है। और निम्नांकित में से क्या है जो चंद्रगुप्त इनकी रचना है, वो कहानी है, नाटक है, खंड काव्य है या फिर उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की जो चंद्रगुप्त रचना है ये नाटक है। नाटक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इसी तरह के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त ये याद रखेगा। और जो नाटक है ज़्यादातर जो इन्होंने लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने नाटक, जैसे धुरु स्वामिनी ये भी एग्जाम में बन सकता है। धुरु स्वामिनी ये भी इनका नाटक है। स्कंदगुप्त ये भी बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त ये भी इनका नाटक है। और अजातशत्रु ये भी इनका नाटक है। बाकी बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। अजातशत्रु ये भी इनका है। कंकाल, तितली ये सब इनके उपन्यास है। उपन्यास इन्होंने कम लिखे हैं और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो चंद्रगुप्त है ये इनका नाटक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। और इनको नाटक सम्राट भी कहा जाता है। नाटक सम्राट भी कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो आपको सबसे ज़्यादा पता होगा कामयानी रचना के बारे में, कामयानी जो इनका प्रसिद्ध काव्य है, इसके बारे में जो सुमिता नंदन पंत हैं उन्होंने इनको जो कामयानी काव्य है, सुमिता नंदन पंत ने हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा था। इसको हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा था। किस रचना को? कामयानी को। किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। सुमिता नंदन पंत ने, क्योंकि वो भी छायावादी हैं और हमारे राज्य से संबंधित हैं तो वो भी सिलेबस में है। और जयशंकर प्रसाद ये भी सिलेबस में हैं। तो नाटक हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। दोस्तों, ये उक्त साखी विचार किसके हैं यहाँ पर पूछा गया है। कबीर, रहीम, मीरा या फिर रैदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर की ये है। इस तरह से भी एग्जाम में बन सकता है। आजकल कोई भी पंक्तियां हैं, जैसे पहले भी पूछा, जैसे मीरा की, रैदास की, प्रभु जी हम चंदन हम पानी, इस तरह की जो रैदास की रचना है। और भी जैसे सूरदास की जो कोई कुछ पंक्तियां उठा के, जो जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां, किसी की भी पंक्तियां उठा के कुछ एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी जरूर बनते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल कबीर की। इसमें जैसे पोथी का मतलब क्या होता है, जैसे किताब होती है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, जैसे बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग जो हैं वो मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, इस तरह का कुछ इसका अर्थ है। और सभी विद्वान ना हो सके। और कबीर मानते जैसे कि ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर मतलब कि अगर आप ढाई अक्षर मतलब कि बहुत कम भी आप प्रेम से या प्यार से पढ़ेंगे तो ढाई अक्षर अच्छी तरह से, तो वही सच्चा ज्ञानी आप हो जाएंगे। तो इस तरह का कुछ इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। कबीर की रचना है ये पंक्तियाँ हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है या शायद पहले पूछा भी गया था।
विराम चिन्ह कौन सा है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? ये आपने देखा होगा अंग्रेजी में होता है, ये भी होता है, ये भी होता है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये जो पूर्ण विराम है ये आपने भली भांति पहचान लिया होगा, ये तो हिंदी में ही होता है। पूर्ण विराम ये तो हिंदी में ही होता है। ये अल्प विराम, अर्ध विराम और ये प्रश्नवाचक है ये तो ये इंग्लिश में भी होते हैं और ये हिंदी में आपने भली भांति पहचान लिया होगा। जो पूर्ण विराम है ये हिंदी में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है? ये तीन यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और इनमें से आपको पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन है कबूतर, लड़के, इमली। अब इमली स्त्रीलिंग ये गलत, गिलहरी स्त्रीलिंग ये भी हट जाएगा, तितली स्त्रीलिंग ये भी दो ऑप्शन तो हट गए। पानी पुल्लिंग है, दूध पुल्लिंग है, पर चीनी स्त्रीलिंग, इसने गेम बिगाड़ दिया। इसका सही उत्तर है चीता, भेड़िया और गीदड़। तो ये हो जाएंगे हमारे पुल्लिंग, चीता, भेड़िया, गीदड़ ये हो जाएंगे पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया आपको बतानी। अकर्मक क्रिया किस में है? सीमा खाना खा रही थी, सीमा खाना खा रही थी तो ये सकर्मक है। व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी, व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी तो ये भी सकर्मक है। मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी, मैंने उसको अपनी नई किताब दी तो ये भी सकर्मक है। कुत्ता मैदान में दौड़ा तो ये हो जाएगा अकर्मक। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी। तो ये तो खैर सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। अभी भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनते हैं और ज़रूर बनेगा, आगे को भी बनते रहेगा। तो चमोली में है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में, ये भी बनेगा। जितने भी प्रश्न है यहाँ से और कुछ ना कुछ जरूर बनते हैं। 1982 में चमोली में है और 14 जुलाई 2005 को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। एक एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 87 वर्ग किलोमीटर लगभग। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये फूलों की घाटी है। ये इस तरह से बन सकता है कि कौन सा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे 6 हैं तो इनमें से छोटा, क्योंकि इसका 87 दशमलव कितना वर्ग लगभग 5 है तो 87 है तो ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। और इसको जो फ्रैंक स्माइथ है, फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक है जो वैली ऑफ फ्लावर, मैं इसके बारे में जो है कुछ चर्चा की गई है। वैली ऑफ फ्लावर जो इनकी पुस्तक है फ्रैंक स्माइथ की, तो चमोली में स्थित है तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और पुष्पावती नदी बहती है यहाँ, पुष्पावती नदी जो कि पुष्प तो या ताल से भी निकलती है फूलों की घाटी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? सारी की सारी जो है जितने भी जो जनगणना पूरी पूछ ली गई 2011 के अनुसार कितनी है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो सारे यहाँ पर डेटा दिए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 186,292। तो इसी तरह से आप याद रखेगा 186,292। तो ये लगभग कि 2 या 3 बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। अगर अब इसमें से माना अगर पुरुष और महिलाओं की अगर आए तो शायद मुश्किलें ना आए, लेकिन ये तो लगभग 2-3 बार एग्जाम में आ गया है। इसमें से जो पुरुषों की जनसंख्या है वो है 51,37,773 और बाकी आप एक ही भी याद रखेंगे, बाकी घटा लेंगे इनमें से तो आप महिलाओं की आ जाएगी। तो महिलाओं की बच जाएगी जितनी 49,48,519। तो इतनी महिलाओं की है और ये है पुरुषों की, ये कुल है और ये है पुरुषों की, ये है महिलाओं की। तो ये तो लगभग पूछा ही गया है। इस तरह का अभी तक प्रश्न नहीं आया तो ये आपको बिल्कुल याद रखना 186,292 उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो अभी भी यह प्रश्न बनता है, पहले भी पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल, उधम सिंह नगर नहीं, चमोली रुद्रप्रयाग नहीं, पिथौरागढ़ चंपावत नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल एवं पौड़ी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। 520 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो पौड़ी में है 312 और बाकी जो बचा 208 वो है नैनीताल में। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1936 को, 8 अगस्त 1936 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी बहुत कुछ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, सबसे ज़्यादा पर्यटक यहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है? यहाँ पर पूछा गया है ढोल, हुड़का, मसकबीन या उपरोक्त सभी। तो ढोल तो खैर राज्य वाद्य यंत्र है ही, जैसे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय हरीश रावत के द्वारा घोषित किया गया था, ढोल है। हुड़का भी है,
हुड़का भी आपने देखा होगा, मशक बीन ये भी है, तो सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ जो मेले हैं वो दिए हुए हैं और एक तरफ दिए हैं जनपद, जो स्थान है वो जनपद नहीं, कुछ ब्लॉक भी दिए हुए हैं। तो बिस्सू मेला, ये बिस्सू मेला बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, चक्राता ब्लॉक दून करेंगे। कुंभ मेला हरिद्वार, अब कुंभ मेले के बारे में तो कौन नहीं जानता। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा, सुरकुंडा देवी मेला टिहरी। तो इसी तरह से आप याद रखिएगा, बाकी जो ऑप्शन है किसी न किसी ऑप्शन में इसका तरीका मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन याद नहीं रखना, ऑप्शन तो आप एग्जाम में गोला भरेंगे वहाँ याद रखना है। पर बिस्सू मेला चक्राता ब्लॉक दून, सुरकुंडा देवी मेला टिहरी सुरकुट पर्वत पर है। कुंभ मेला हरिद्वार अभी 12 वर्षों में अभी लगा था 2021 में, और फिर अगले 12 में लगेगा, अर्ध कुंभ 6 माह में लगता है। सोमनाथ ये अल्मोड़ा में, सोमनाथ मेला अल्मोड़ा, तो ये याद रखेगा। 1 नंबर के लिए भी सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में, कई बार इस तरह पूछा गया। सुरकुंडा, बिस्सू मेला, कुंभ मेला, इस तरह से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आदि बद्री का स्थानीय नाम है। इनमें से आपको बताना है आदि बद्री का स्थानीय नाम है। जैसे पंचबद्री है, पंचबद्री में से जो आदि बद्री है इसका आपको स्थानीय नाम बताना है। नौठा मठ, आदि मठ, शांति मठ या फिर बद्री मठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौठा मठ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। आदि बद्री का है तो आदि बद्री है कर्णप्रयाग में, आदि बद्री है कर्णप्रयाग में, और आदि बद्री कर्णप्रयाग में। तो भविष्य बद्री जो कल का क्वेश्चन था, कल का जो आखिरी 30वां क्वेश्चन था उसमें बताया था मैंने भविष्य बद्री का है तो वह सुबेन नामक गांव पर, क्योंकि कल का जो क्वेश्चन था वो था कि पंचबद्री में से भविष्य बद्री कहाँ स्थित है करके। तो इस तरह के भी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पूरे याद रखने पड़ेंगे। आदि बद्री नौठा में है, और वैसे आएगा तो कर्णप्रयाग में। जो स्थानीय नाम है ये पूछा गया यहाँ पर, नौठा में है कहाँ, कर्णप्रयाग में। भविष्य बद्री सुबेन नामक स्थान पर है, जो कि जोशीमठ के। योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में है, योग ध्यान बद्री वो है पांडुकेश्वर में। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 के देशव्यापी विद्रोह के दौरान, 1857 के देशव्यापी विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस राजा ने अंग्रेजों की हर संभव मदद की और मसूरी क्षेत्र में अंग्रेजी जनता की सुरक्षा के लिए सैन्य टुकड़ी भेजी? सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों सुदर्शन शाह 1815 से लेकर 1859 तक, तो अब कौन भेजेंगे, तो सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। उसके बाद कौन आए, भवानी शाह, भवानी शाह के बाद प्रताप शाह, प्रताप शाह के बाद कीर्ति शाह, कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह के बाद मानवेंद्र शाह। तो इस तरह से ये आए, लेकिन 1857 का है तो यहाँ पर सुदर्शन शाह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि 1857 क्योंकि 1859 तक जितनी भी घटनाएं इनके बीच में तो सभी हैं सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ज्ञानचंद और फतेह शाह, महेंद्र चंद्र और फतेह शाह, सोमचंद्र और फतेह शाह, देवीचंद्र और फतेह शाह। अब सभी चंद हैं, लेकिन यहाँ तो फतेह शाह है, पर इनमें से कौन सा चंद है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सोमचंद्र तो संस्थापक राजा आ जाते हैं बहुत पहले के शुरुआत में ही, कहाँ से वो गढ़वाल में पहुँच जाएंगे, वो तो चंपावत में ही पहले आए, वहीं स्थापना की 1563 के आसपास जो अल्मोड़ा आई राजधानी। फिर जो सोमचंद्र तो होंगे नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानचंद और फतेह शाह। दुधौली का युद्ध हुआ था ज्ञानचंद्र और फतेह शाह के बीच, ये हुआ था 1703 में। 1703 में दुधौली का युद्ध, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। द्वाराहाट के पास ये जगह है दुधौली, अगर आप जाएंगे तो वहाँ बोर्ड में ही लिखा मिलेगा दुधौली। तो दुधौली ये ज्ञानचंद और फतेह शाह। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 70 निर्वाचित, 1 नाम निर्देशित नामजद सदस्य, 70 निर्वाचित तथा 2 नाम निर्देशित सदस्य, केवल 71 निर्वाचित सदस्य या फिर केवल 70 निर्वाचित सदस्य। अब दोस्तों अभी तक तो हम अभी के हिसाब से हम करेंगे 70 निर्वाचित प्लस 1 नामजद सदस्य, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि 70 प्लस 71, तो ये इस तरह से हम करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बाकी इसमें से 13 SC 2 ST इस तरह से, और OBC के लिए कोई भी सीट इसमें आपको जो आरक्षित है वो देखने को नहीं मिलेगी। 13 SC के लिए, 2 ST के लिए और बाकी सभी वो, और OBC के लिए कोई सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि OBC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन है स्थानीय भाषा में किस ऋतु को बसग्याल ये कहा जाता है, ये आपको बताना है। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु या फिर बसंत ऋतु। तो ये कहा जाता है बसग्याल वर्षा ऋतु को, शीत ऋतु को शुंद या हुंद, और ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी खरसाऊ ये सब कहा जाता है। चौमास ये सब बसंत ऋतु। इसका सही उत्तर बसग्याल, ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु।
अगला क्वेश्चन है नीम करौली बाबा का आश्रम किस स्थान पर स्थित है? लाखा मंडल, बद्रीनाथ, कैंची धाम नैनीताल, बेरीनाथ। या फिर एक एग्जाम में इस तरह से पूछा गया कैंची धाम कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं बन गया। नीम करौली बाबा का आश्रम है तो ये नैनीताल में स्थित है, कैंची धाम नैनीताल, बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कैंची धाम नैनीताल में है। 1564 में आपने बुक में पढ़ा होगा, लेकिन कहीं अगर ऑफिशियल साइट पर देखेंगे तो जो स्थापना हुई थी मूर्ति की तो 1962 में, 1500 कह रहा हूँ, 1962 में, लेकिन 1964 भी कहीं पर देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। और कुछ दिन पहले ये मैंने कुछ वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो उसमें बादल फटने की भी घटना जैसे आई थी सामने, नीम करौली बाबा, लेकिन ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन बादल फटने की जरूर घटना हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही। नीम करौली बाबा आश्रम जो कि कहाँ है? नैनीताल में, नैनीताल, लेकिन नैनीताल नहीं, अल्मोड़ा भवाली ये मोटर मार्ग पर स्थित है, नैनीताल थोड़ा दूर होता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान पर वन्य जीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? नैनीताल, अल्मोड़ा, कालागढ़ या फिर चमोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालागढ़ में है। ये भी पूछा गया था एग्जाम में, वन्य जीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र, तो ये हो जाएगा कालागढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ये आपको बताना, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहिर्मंडल। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न है, या तो इस तरह से भी बन सकता है कौन सा है या कि किस में कौन सी विशेषता है, जैसे समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, वायुयान उड़ते हैं, इस तरह के किस में भी यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में। और सबसे पहले जो आएगा क्षोभ मंडल आएगा, सबसे नीचे जो क्षोभ मंडल, और उसके बाद बात करेंगे समताप मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, मध्य के बाद जो होगा आयन मंडल, और उसके बाद ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है तो ये बहिर्मंडल। तो इस तरह से ये मंडल है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? सभी राज्य विधानमंडलों को निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा बिल्कुल सही है, राज्यसभा भी है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा इसमें भाग लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये बिल्कुल याद रखेगा, अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये सब लोकसभा, राज्यसभा और ये तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, ये भी अनुच्छेद से अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। आपने अलग तरह से पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन आपने बिल्कुल पकड़ लिया, उत्तर क्या होगा करके इसका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है। थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है यहाँ पर, बाकी आपने सही उत्तर तो पकड़ ही लिया होगा। ग्राम पंचायतों का गठन जैसे आपने इस तरह से पढ़ा होगा, तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन, और अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 36 में तो डीपीएसपी है, अनुच्छेद 36 में ये तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन है मौखरी शासकों की राजधानी थी? थानेश्वर, पुरुषपुर यानी कि पुरुषपुर पेशावर का पुराना नाम था, और इनमें से कोई नहीं, या फिर कन्नौज। तो मौखरी वंश जो मौखरी शासकों की राजधानी थी ये कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, यहाँ पर भरेंगे मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अभी उत्तराखंड के प्रश्न और आने हैं।
इस तरह से दोस्तों हिंदी और जैसे सब जीके, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ उत्तराखंड तो आएगी नहीं, क्योंकि उत्तराखंड आएगी 40 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी 20 क्वेश्चन आएंगे और जीके भी आती है। यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर सिलेक्शन के लिए आपको जीके भी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आप अच्छा स्कोर करेंगे और ये आपको सफलता दिलाएगी जब आपका राष्ट्रीय मेरिट में नाम आएगा। आप सिर्फ एक चीज़ से ही नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी जीके बहुत मजबूत है और 40 में से भी यहाँ सब कुछ बढ़ जाता है और रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगी, कंप्यूटर भी है, सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। पर ये दोनों जो है इनका फिक्स रहता है कि 40 और 20 60 लगभग इनका पलड़ा भारी रहता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? 2010-11, 2004-5, 2005-6 या फिर 2011-12? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011-12। 2011-12 अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन IIP सूचकांक गणना के लिए जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? ये जितने भी हैं इस तरह के, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन जरूर आता है, किसने किया, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? UK और USA, रूस या फिर जर्मनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, सोवियत संघ की इसकी मदद से स्थापित किया गया था भिलाई जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और बोकारो भी रूस की सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था, बोकारो भिलाई। तो ये दोनों रूस के सहयोग से किए गए, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेगा। राउरकेला जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। ये किया गया था जर्मनी की मदद से, जर्मनी की। और दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ये UK यानी कि ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर भिलाई, ये हो जाएगा रूस, सोवियत संघ। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बोकारो ये भी रूस, सीधे एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को यहाँ से मिल सकता है, या फिर मिलाने के लिए भी 4 इस तरह के यहाँ से मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? अच्छा क्वेश्चन है, खेलों से प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में। बीजिंग, लंदन, रियो डी जेनेरो या फिर पेरिस? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी किया रियो डी जेनेरो, यहाँ नहीं होंगे, इसका सही उत्तर जाएगा पेरिस में। 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है? तो 2 बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। गुमानी पंथ, शिवदत्त सती, भवानी प्रसाद थपली, याजा लिखा है लीलाधर जगुड़ी। तो दोस्तों अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो लीलाधर जगुड़ी इतना प्रसिद्ध नाम, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये लीलाधर जगुड़ी गढ़वाल, कुमाऊनी लेखक नहीं है तो कहाँ से होंगे? गढ़वाल से। तो गढ़वाल में टिहरी निवासी हैं, टिहरी निवासी लीलाधर जगुड़ी। तो जो इतना प्रसिद्ध नाम है वही यहाँ पर दे रखा है, या फिर जैसे और नाम होती तो तब आप थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन लीलाधर जगुड़ी नाम तो लगभग सभी ने सुना ही होगा इनके बारे में। 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 2018 में व्यास सम्मान, 1997 में साहित्य अकादमी अनुभव के आकाश में चांद के लिए। तो लगभग सभी ने नाम सुना होगा। कुमानी पंथ कुमाऊनी 1790 में जन्म हुआ था काशीपुर में। और शिवदत्त सती ये भी हैं, भवानी प्रसाद थपली आजा ये भी हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि लीलाधर जगुड़ी। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना पौड़ी में। यहाँ पर दे भी रखा है पौड़ी में गुरुद्वाड़ी में है, गुरुद्वाड़ी पौड़ी में। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। 1987 में, 1993 में, 1989 में, फिर 1956 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989 में। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज गुरुद्वाड़ी पौड़ी की स्थापना 1989 में की गई थी। जैसे नन्नी परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो ये है पिथौरागढ़ में। ये भी एग्जाम में आया था, नन्नी परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज ये पौड़ी गुरुद्वाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बचेंद्री पाल पर्वतारोहण, बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक, गिरिजा किशोर साहित्यकार या फिर सुंदरलाल भोगड़ा संगीतकार? अब दोस्तों ये भी प्रश्न आयोग ने पूछा हुआ है। अब आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध सुंदरलाल भोगड़ा लगभग कौन नहीं जानता। तो संगीतकार देखिए तो ये आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे अभी उत्तर आते से कौन, जैसे कुमाऊनी नहीं है तो कुमाऊनी लेखक नहीं, जैसे लीलाधर जगुड़ी आपने पहचान लिया था। तो यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न है, सुंदरलाल भोगड़ा संगीतकार देखे। बाकी गिरिजा किशोर जोशी है, इनको कुछ और देता है, बिंदेश्वरी पाठक कुछ और देता तो चलता, लेकिन यहाँ पर आपने उत्तर भांति बिल्कुल आसानी से पहचान लिया। सुंदरलाल भोगड़ा पौराणिक युद्ध हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संगीतकार नहीं होंगे। बाकी बचेंद्री पाल, सभी ने लगभग इनके बारे में पढ़ा होगा। बचेंद्री पाल पर्वतारोहण, उत्तरकाशी से इनका संबंध है बचेंद्री पाल। बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक, ये भी बिल्कुल सही है। गिरिजा किशोर साहित्यकार, सुंदरलाल भोगड़ा
पर्यावरणित, यहाँ पर संगीतकार दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा हमारा गलत उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंतर जरूर देखेगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बटालियन को कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त है? कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, इनमें से कोई नहीं है, फिर ए और बी दोनों। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी किया है ए और बी दोनों, आप बिल्कुल गलत हैं। कुमाऊं रेजिमेंट जिन्होंने किया, आप बिल्कुल गलत हैं। इसका उत्तर है गढ़वाल रेजिमेंट ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कूड बना के यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा कौन सा कथन सत्य है ये आपको यहाँ से बताना है। इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों जिस तरह से लेवल एग्जाम का बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ पर्वत में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री काठा नामक स्थान से होता है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी गौरी गंगा है, जिसका उद्गम बंदरपूछ पर्वत के सुरगारानी ग्लेशियर से होता है। इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। अब दोस्तों जिन्होंने नहीं पढ़ा कि यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, तो पूरी की पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे बिल्कुल कॉपी में लिख लीजिए। यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ पर्वत में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री काठा नामक स्थान से होता है। तो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। जिनको नहीं पता है यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपके लिए अच्छा है, ये तो बिल्कुल सही है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1384 है। उत्तराखंड में कितनी है ये आप जरूर बताएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि वीडियो अंत तक कौन कौन देखता है। यमुना की जो उत्तराखंड में लंबाई, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। जैसे भागीरथी 205 है, काली 252 है, इस तरह से यमुना की भी लंबाई है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। यमुना की लंबाई भारत के संबंध में 1384 है, ये जीके के भी बन सकता है, तो ये सही है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी गौरी गंगा, ये तो दोस्तों सही नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी। अब जो गौरी गंगा है, इसका जो उद्गम होता है ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है। मिलम जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि आपका मिलम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। एक क्वेश्चन एक नंबर के लिए सीधे सीधे भी बनेगा। मिलम ये है पिथौरागढ़ में, तो गौरी गंगा यहाँ से निकलती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी कल को एक धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिए।